जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या चाहता है। समय समय की बात है दोस्तों, वक्त सबका है। तो अब हम ईएमआई में बढ़ रहे हैं आगे, और अब है सेल्फ मोटिवेशन। मैं बैठा हुआ हूं और मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं, मतलब कि आज फिजिक्स पढ़ रहा हूं मगर मन में अंदर से खलबली मची हुई है केमिस्ट्री को लेकर और मैथ्स को लेकर। ये जो है ना, ये अंदर ही अंदर जो इंड्यूस हो रहा है ना, यही सेल्फ इंडक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वाली लैंग्वेज में लिख दोगे तो वो सेल्फ इंडक्शन बन जाएगा। यानी कि पहली बात तो ये बताओ, फैराडे साहब ने क्या कहा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। लेंज ने क्या कहा, डायरेक्शन जो होगी वो कॉस का अपोज करेगी। बस कहानी खत्म। एक सर्किट था, सर्किट के अंदर करंट आया, सपोज करो सर्किट को तुमने स्विच ऑन किया, करंट की वैल्यू बढ़ी, करंट की वैल्यू जैसे ही बढ़ी मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बदली तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो फैराडे साहब आ जाएंगे, ओहो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। फिर आएंगे लेंज, उन्होंने कहा डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जैसे ही एक सर्किट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हो या उसका करंट बदलोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा और वो उस कॉज का अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। अगर करंट बढ़ रहा है तो अपोजिट आएगा ताकि करंट बढ़े ना, अगर करंट कम हो रहा है इस डायरेक्शन में तो वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, भाई तू कम भी मत हो। और इस फिनोमिना को तुम बोल देते हो सेल्फ इंडक्शन। आसान, साधारण, सिंपल शब्दों में आपके सामने सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन रख दी। चलो थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं। When the current in a coil changes, the magnetic flux linked with the coil also changes. Consequently, an EMF is induced in the coil. This type of induction is called self-induction, and the EMF induced is called back EMF. Back EMF भी बोल सकते हैं या इसको induced EMF भी आप बोल सकते हो। हम लोग जनरली इसको back EMF बोल देते हैं या induced भी कई बार यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास हुआ सेल्फ इंडक्शन की बेसिक डेफिनेशन। When the current in the circuit changes, then due to its own current there will be an induced EMF. Due to the change in its own current, due to the change in its own magnetic flux, there is an induced EMF. Induced EMF जो होगा, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो ये जो EMF आया, इस EMF को तुम कहो या तो induced EMF या फिर बैक EMF। चलिए, अब आपके पास एक सर्किट है, ठीक है। आपने इस सर्किट को, फर्स्ट वाले सर्किट को जस्ट t=0, मतलब जब तुम स्विच ऑन या ऑफ करते हो, तुमने स्विच ऑन किया, करंट बढ़ेगा। अगर सर्किट के अंदर का करंट बढ़ा गुरु तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इसका बढ़ा तो फिर चेंज हो रहा है, इसका मतलब तो ईएमएफ हो जाएगा और वो बढ़ने का अपोज करेगा। तो यहां पर गौर से देखो, इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जो करंट आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यही तो सेल्फ था। अब आ जाओ दूसरी वाली साइड पर आपने सर्किट को t=0 पे ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो करंट एकदम से तो जीरो नहीं होगा ना, मतलब करंट कुछ नैनो सेकंड लेगा, भले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेगा, बट करंट अचानक से धीरे से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो वो किस वजह से बदल रहा है, क्योंकि करंट कम हो रहा है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट आएगा वो उस करंट का सपोर्ट करेगा। इसीलिए स्विच ऑन और ऑफ के टाइम पर ही सबसे ज्यादा बल्ब्स फ्यूज होते हैं। और अगर किसी ने देखा हो, वो पुराने वाले आजकल डेकोरेशन में यूज करते हैं अपन येलो बल्ब्स, बजाज के या फिर किसी और कंपनी के। जैसे ही स्विच ऑन करोगे आप तो उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट को गौर से देखना। इनिशियली जब आप ऑफ करोगे तो एकदम से ग्लो करके ऑफ होता है, वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिखेगा, बट दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जैसे करंट कम होता है तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो करंट के कम होने का अपोज करता है, इसीलिए उसके सपोर्ट में आता है करंट। और अचानक से आपका जो करंट है वो बढ़ता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। क्यों बढ़ता है? सेल्फ इंडक्शन के कारण बढ़ता है, बैक ईएमएफ के कारण बढ़ता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण बढ़ता है। अब अगर अपन देखें जो फ्लक्स है वो किस कारण से चेंज हो रही है, सेल्फ वाले केस में करंट की वजह से। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप देखो यहां पर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैं यहाँ I1 I2 नहीं लिख रहा क्योंकि एक ही कॉइल है।
कोई टेंशन ही नहीं लेना। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगी। याद रखना अच्छे से इस बात को, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी करंट बढ़ने के साथ। तो अगर अपन ने यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया तो ये आ गया एक कांस्टेंट यहां पर, और ये जो कांस्टेंट है ये है हमारा सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, इसे हम कहते हैं एल। ठीक है, अब लग जाती है ना कई बार, नहीं मतलब सेंसर्ड है थोड़ा माल। ओके, सो फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई। Phi m is proportional to current, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो, कांस्टेंट आएगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसी कांस्टेंट को आप कहने लग जाओगे सेल्फ इंडक्टेंस। एक ही वर्ड में इंडक्टेंस भी अगर बोलेंगे ना तो भी वो एल ही है अपने पास। कॉइल का इंडक्टेंस अगर बोला तो हाँ थोड़ा अच्छी फ्लोरिसाइड टाइप की लैंग्वेज के अंदर तो यही बोला जाता है। अब यहां से अपने पास एल की कहानी स्टार्ट होती है। यूनिट ऑफ एल तो ये हो जाएगा फाई बाय आई। फाई की यूनिट हम पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ी थी हम लोगों ने, बिगिनिंग में जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, वेबर। और आई हो जाएगा एम्पियर, और इसे हम बोल देते हैं हेनरी, टू गिव ऑनर टू सर हेनरी। सो वेबर अपॉन एम्पियर बिकम्स हेनरी। देन देयर इज वन मोर, मैक्सवेल। अगर सीजीएस में चले जाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है मैक्सवेल, मैक्सवेल अपॉन एब एम्पियर। यहां पर स्टैट एम्पियर यूज नहीं करते सीजीएस में, मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है वो एब एम्पियर होती है, ना कि स्टैट एम्पियर। सो इसीलिए एब एम्पियर की तरफ जाएंगे, और ये जो यूनिट आएगी दिस यूनिट विल बी एब हेनरी। सो हेनरी एंड एब हेनरी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला, मेरे ज्ञानियों को तो फाई का याद ही नहीं होगा। अगर फाई याद नहीं है तो फाई के लिए फॉर्मूला यूज कर लो बी इंटू ए, और अगर बी का भी याद नहीं है तो भाई जो घर में आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, इससे तुम बी का निकालो, बी वाले से फाई का निकालो, फाई वाले में अगर तुम आई का डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास एल आ जाएगा, और फाइनली जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो दिस इज एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। या फिर अगर तुमको याद ही रखना है ना तो एक्चुअली में फाई वाला याद रख लो, फाई वाले में ए का ही तो डिवाइड किया है, वहां पर a माइनस वन आता है, यहां पर a माइनस टू आता है। ये हो गया मेरे पास इसकी कहानी। इसके बाद बहुत ध्यान से नोट करना इस पॉइंट को, जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स एंड करंट, क्योंकि वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एल है, तो क्या एल फाई पर डिपेंड करता है, क्या एल आई पर डिपेंड करता है? नहीं करता। आई बढ़ाओगे तो फाई बढ़ेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है L इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई। तो L किस पर डिपेंड करता है? L डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। शेप पर डिपेंड करेगा, साइज पर डिपेंड करेगा, कितने टर्न्स हैं कॉइल में उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किस शेप का है, सर्कुलर है, सोलेनॉइड है, और किसी स्क्वायर शेप में है। अगर शेप अलग होगा तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस अलग होगा, क्योंकि फ्लक्स की लिंकेजेस अलग अलग होंगी। ठीक है, बट यस इट शेप, साइज एंड नंबर ऑफ टर्न्स। और एक चीज पर और डिपेंड करता है जिससे हम कहते हैं मट्टी मीडियम। अगर हमने किसी सॉफ्ट आयरन की कोर को रख दिया जो अपने में से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगा, आओ 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 आओ, मतलब जिसका म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पर भी एल ज्यादा होगा। तो एल डिपेंड्स ऑन म्यू आर ऑल्सो, मतलब मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, कहां पर अपन ने किस चीज के ऊपर अपन ने इसको बाउंड किया है उस पर डिपेंड करता है, शेप साइज पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर। हाँ, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या एक स्ट्रेट वायर के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस होता है? जी हाँ होता है, मगर बहुत कम होता है। तो अगर कोई आपसे बोले कॉइल में ही होता है क्या सेल्फ इंडक्टेंस? नहीं भैया, वायर में भी होता है, बट बहुत 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 कम होता है। तो अपनी प्रॉब्लम वहां पर भी सॉल्व हो गई। चलिए अब आते हैं रिलेशन बिटवीन एल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ही की तो बात कर रहे हैं अपन इतनी देर से फाई के साथ, इसीलिए तो रिलेशन ढूंढा। क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला पापा ऑफ ईएमआई, फेराडेज लॉ, E इज इक्वल्स टू माइनस डी पाई बाय डी टी, बोला था, छोड़ेगा नहीं है तुमको कहीं पर भी। सो अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकंड लॉ, your formula is E is equals to minus d phi by dt, minus is due to Lenz's law। phi की वैल्यू रख दो Li, और जैसे ही तुमने phi की वैल्यू रखी Li, भाई साहब L तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, EMF इंड्यूस का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस L di by dt।
EMF इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद रखो, अगर आपके पास कोई इंडक्टर है, अगर आपके पास कोई कॉइल है, तो उस केस में V और I, V मतलब EMF इंड्यूस जो V है, पोटेंशियल जी वही है, और I V, अगर रेजिस्टेंस के लिए V और I में रिलेशन देखें तो V इज इक्वल टू आई आर, मगर अगर इंडक्टर के लिए देखें तो ये है रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एसी सर्किट में इसका यूज जरूर करूंगा, बहुत ध्यान से आज समझ लो इस चीज को। चलिए अब बढ़ जाते हैं अपन, एक दो छोटी छोटी डेफिनेशन अपन से एग्जाम में पूछी जाती हैं। डिफाइन 1 हेनरी या फिर एल की डेफिनेशन दो। मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से भी दे सकता था, बट ये वाली ज्यादा बेटर है। दो जगह पर क्या करना याद करके, एक ही आएगी, वो वाली याद कर लो, ठीक है। चलो, सो डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मुझसे कहा गया सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो भाई E इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी से ही निकाला। अब मुझे अगर L को डिफाइन करना है तो मैंने डी आई बाई डी टी को कर दिया 1। क्यों कर दिया? क्योंकि इसकी वजह से L और E इक्वल हो गए। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट इज 1। क्योंकि डी आई बाई डी टी क्या है? चेंज इन करंट विथ टाइम। तो जब सर्किट में जो करंट चेंज हो रहा हो वो यूनिटी की रेट से हो रहा हो, तो जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है न्यूमेरिकली वो सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। यही तो करते आए हैं आज तक, जब भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हुई इसी तरह निकाला है हमने। सब चीजों को 1 बना के उसको मेन सब्जेक्ट के बराबर कर दो। सो ये आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी। हो गया अपने पास कहानी खत्म। नेक्स्ट अपने पास अब क्या आता है? डिफाइन 1 हेनरी। 1 हेनरी की डेफिनेशन दो। तो भाई अभी तक आप यूनिटी बोल रहे थे, अब डी आई बाई डी टी को कर दो 1 एम्पियर पर सेकेंड और ईएमएफ को कर दो 1 वोल्ट, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि इसी फॉर्मूले में तो हो तुम। ये है फॉर्मूला। अब अगर तुम इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में L को 1 बनाना है तो E को 1 वोल्ट कर दो, डी आई बाई डी टी को 1 I है, एम्पियर टाइम है, सेकेंड 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दो। सो L आ जाएगा आपके पास, L इज इक्वल टू 1 हेनरी। तो देखो, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन द यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द कॉइल। जब उस कॉइल में यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो और उसकी वजह से उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, अगर वो 1 वोल्ट हो जाए, तो उस समय जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है अगर वो 1 वोल्ट है, तो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी हो जाएगा। यहां पर अपन लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट था सेल्फ इंडक्टेंस का समझने का, एल तक की पूरी कहानी अपन ने समझ ली। अब हमें बात करनी है एनर्जी के बारे में, अब हमें बात करनी है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर के बारे में, और इन सब चीजों को हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। नीचे नोट्स दिए हैं, बेहतरीन नोट्स हैं और आप सभी के लिए फ्री है। तो दोस्तों डाउनलोड करो नोट्स, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितनों की हेल्प कर सकते हो करो, और इसी तरह मचाते रहो। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।